हाँ तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना और आवर्त संरचनाओं के बारे में हमने बात की थी। अब एक अगला टॉपिक है बेटा म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन म्यूटा रोटेशन ये म्यूटा रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पिछले 1-2 साल में तो आया नहीं है, इस बार आने के चांसेस है इसके। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो बात ये है कि म्यूटा रोटेशन कहते किसे? म्यूटा रोटेशन का मतलब है बेटा कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का मतलब कोई भी शर्करा है अपने पास, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, ठीक है, यानी कुल मिला के बोल दो आप कि ट्रायोज हो, टेट्रोज हो, पेंटोज हो, हेक्सोज हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड हो, पॉलीसैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड हो, कुल मिला के मैं कार्बोहाइड्रेट कह रहा हूं। तो यहाँ जो मैं पदार्थ शब्द काम में ले रहा हूँ वो कुल मिला के किसके लिए ले रहा हूँ? कार्बोहाइड्रेट के लिए। यहाँ पर तो कार्बोहाइड्रेट नहीं बढ़ रहा है तो उसके लिए जनरली अपन काम में ले रहे हैं। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो विलयन है, किसी भी पदार्थ का जो विलयन है, विलयन, ठीक है, अगर वो पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय है, अगर वो पदार्थ प्रकाशिक सक्रिय है तो उसके पास एक गुण होता है घूर्णन कोण। घूर्णन कोण, ठीक है, जिसको हम थीटा से दर्शाते हैं और इसको आगे पढ़ेंगे हम प्रकाशिक समायोगा में। प्रकाशिक समायोगा में बेटा घूर्णन कोण को पढ़ा जाता है। घूर्णन कोण का मतलब होता है कि कोई भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक, कोई भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने कोण से घुमाता है, ठीक है, वो ही उसका क्या कहलाता है? घूर्णन कोण। क्या कह रहा हूं मैं? कोई भी प्रकाशिक सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को जितने कोण से, दाईं तरफ भी घुमा सकता है और बाईं तरफ भी घुमा सकता है, जितने कोण से घुमाता है वो ही उसका क्या कहलाता है? घूर्णन कोण कहलाता है। अब बात करते हैं हम म्यूटा रोटेशन की। म्यूटा रोटेशन का मतलब है कि कोई भी पदार्थ है, उस किसी भी पदार्थ का जो विलयन है, उस किसी भी पदार्थ के विलयन का जो घूर्णन कोण है ना, इस घूर्णन कोण का समय के अनुसार परिवर्तित होना, यानी या तो समय के अनुसार बढ़ना या फिर समय के अनुसार घटना, इस क्या जो बढ़ना और जो घटना है वही क्या कहलाता है? म्यूटा रोटेशन। समझ रहे? फिर से सुन लो। किसी भी पदार्थ का जो विलयन है, उस किसी भी पदार्थ के विलयन, किसी भी पदार्थ के विलयन का जो घूर्णन कोण है, उस घूर्णन कोण का समय के अनुसार परिवर्तन होना, समय के अनुसार परिवर्तन होना, कुल मिला के बढ़ना या घटना, उस परिवर्तन होना को ही क्या कहते हैं? हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटा रोटेशन। इस म्यूटा रोटेशन को मैं ग्लूकोज के द्वारा आपको समझा, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन, ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन। अब ध्यान से समझो, देखो म्यूटा रोटेशन तो समझ में आ गया कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ का जो विलयन होता है ना, उस विलयन का जो घूर्णन कोण है, उस घूर्णन कोण का समय के अनुसार बदलना, यानी समय के अनुसार या तो कम हो जाएगा या फिर बढ़ जाएगा। तो समय के अनुसार जो बदलने का जो गुण है, बदलने का जो गुण है, वही क्या कहलाता है? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, ग्लूकोज में म्यूटा रोटेशन की बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि ग्लूकोज की 2 संरचनाएं होती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना ना वो 2 रूपों में पाई जाती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो एक हो गया अल्फा डी ग्लूकोज और एक हो गया बीटा डी ग्लूकोज। समझ आ रही ना? ग्लूकोज जो है उसके पास 2 प्रकार की संरचना होती है। ग्लूकोज 2 रूपों में पाया जाता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का जो बेटा थीटा होता है ना, घूर्णन कोण, वो होता है +112 डिग्री। कितना होता है? +112 डिग्री। और जो बीटा डी ग्लूकोज है, इसका जो घूर्णन कोण है ना थीटा, वो होता है +19 डिग्री। कितना होता है? +19 डिग्री। समझ आ रही है बात? अल्फा डी ग्लूकोज का तो घूर्णन कोण +112 डिग्री होता है और बीटा डी ग्लूकोज का
को बताता है, प्लस यहाँ बेटा इस बात को बताता है कि ये जो ग्लूकोज है अल्फा डी ग्लूकोज वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण दिशा, किधर घुमाएगा, दक्षिण दिशा में। अगर माइनस आता ना तो माइनस इस बात को बताता है कि वो घुमाएगा वामावर्त दिशा में। समझाएंगे बात? तो प्लस तो किस बात को बताता है कि ये प्रकाशित सक्रिय यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण दिशा में घुमाएगा, और माइनस इस बात को बताता है कि ये वामावर्त दिशा में घुमाएगा। तो यहाँ जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका घूर्णन कोण थीटा, थीटा का मतलब क्या है, घूर्णन कोण, घूर्णन कोण आ गया प्लस 112 डिग्री, यानी ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो पीपीएल को दक्षिण दिशा में घुमाएगा, लेकिन कितना 112 डिग्री, कितना 112 डिग्री। और बीटा डी ग्लूकोज का भी घूर्णन कोण कितना है, प्लस 19 डिग्री, यानी बीटा डी ग्लूकोज भी समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाएगा, दक्षिण दिशा में घुमाएगा, लेकिन कितना, केवल 19 डिग्री, कितना 19 डिग्री, यानी दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिण दिशा में घुमाएंगे। ये तो 112 डिग्री और ये 19 डिग्री। अब देखो क्या होगा, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में ये भी पाया जाता है और ये भी, ग्लूकोज में दोनों प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, ये रूप थी और ये रूप थी। अब बेटा क्या होता है कि ग्लूकोज में जो अल्फा डी ग्लूकोज है ना, ये अल्फा डी ग्लूकोज धीरे धीरे किसमें बदलने लगता है, बीटा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज धीरे धीरे किसमें बदलने लगता है, बीटा डी ग्लूकोज में। एक मेथड होता है श्रृंखला संरचना, श्रृंखला संरचना। तो अल्फा डी ग्लूकोज श्रृंखला संरचना के द्वारा धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज में बदलेगा। जब ये इसमें बदलेगा तो इसका घूर्णन कोण क्या होगा बताओ, घटेगा, क्योंकि जब तक ये अल्फा डी है तब तक तो 112 है, लेकिन जैसे ये इसमें बदलेगा तो इसका तो 19 ही है ना, तो ये जब इसमें बदलेगा तो घूर्णन कोण क्या होगा बताओ, घटेगा कि नहीं, क्योंकि 112 से कितना होना पड़ेगा, 19। और ये जो बीटा डी ग्लूकोज है बेटा जी, ये धीरे धीरे श्रृंखला संरचना द्वारा किसमें बदलता है, अल्फा डी ग्लूकोज में। तो जब बीटा डी अल्फा डी में बदलेगा तो इसका प्लस 19 से कितना हो जाएगा, प्लस 112, तो इसका धीरे धीरे घूर्णन कोण बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना। यही तो मैं समझा रहा था कि कोई भी पदार्थ, उस पदार्थ की जो विलयन का जो घूर्णन कोण है उसका समय के अनुसार या तो बढ़ना या फिर घटना, ये क्या कहलाता है, उल्टा रोटेशन। तो यहाँ इसका तो क्या हो रहा है, घट रहा, इसका बढ़ रहा, यही घटना क्या कहलाती है, न्यूटा रोटेशन। क्या कहलाती है, न्यूटा रोटेशन। और एक समय ऐसा आता है बेटा कि इन दोनों का जो मिश्रण है, इन दोनों का जो मिश्रण है ना अल्फा डी और बीटा डी का, इन दोनों का जो मिश्रण है उस मिश्रण का जो साम्य घूर्णन कोण है वो जाता है प्लस 52 डिग्री। कितना हो जाता है, प्लस 52 डिग्री हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, न्यूटा रोटेशन। क्या कहते हैं, न्यूटा रोटेशन। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। तो ग्लूकोज में न्यूटा रोटेशन आप समझा दोगे कि अल्फा डी ग्लूकोज श्रृंखला संरचना द्वारा धीरे धीरे बीटा डी ग्लूकोज में बदलता है, जिसकी वजह से इसका घूर्णन कोण तो घटता है, और बीटा डी श्रृंखला संरचना द्वारा अल्फा में बदलता है, जिसकी वजह से इसका घूर्णन कोण धीरे धीरे बढ़ता है और एक साम्य मिश्रण प्राप्त होता है। उस साम्य मिश्रण का घूर्णन कोण कितना हो जाता है, 52 डिग्री हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, न्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये बातें कर ली हमने ग्लूकोज के बारे में। अब अगला बेटा अपना मोनोसैकेराइड है, जिसको डिटेल से पढ़ना है, और वो है फ्रक्टोज, ठीक है। ये जो इतनी बातें की है मैंने वो ग्लूकोज के बारे में किया, और ग्लूकोज वाला टॉपिक अपना मोस्ट बेटा ध्यान रखना। अगली बात करते हैं हम फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, अब बेटा जी जब मैं यहाँ फ्रक्टोज बताऊंगा ना आपको, तो उसके साथ साथ मैं यहाँ ग्लूकोज भी समझाता जाता हूँ, ताकि दोनों में अंतर भी पता चलेगा। समझाइए बात, ग्लूकोज के अधिकतर गुण इसके समान है, ठीक है, कुछ अंतर वो आप बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अणुसूत्र। अणुसूत्र, अणुसूत्र बेटा फ्रक्टोज जो है वो एक हेक्सोज शर्करा। क्या है, हेक्सोज। और हेक्सोज शर्करा का क्या होता है, C6H12O6। और ग्लूकोज भी क्या है, हेक्सोज, तो इसका भी अणुसूत्र क्या होगा, C6H12O6। तो दोनों का अणुसूत्र समान ही होता है, क्योंकि दोनों क्या है, हेक्सोज है, दोनों क्या है, हेक्सोज। अगली बात ग्लूकोज है ना बेटा, फ्रक्टोज बात करें बेटा फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज बेटा कहलाता है कीटोहेक्सोज। फ्रक्टोज एक प्रकार का होता है कीटोहेक्सोज,
क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? कीटोन। फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोन, और कीटोन की वजह से ये कहलाता है कीटोहेक्सोज। जबकि ग्लूकोज क्या कहलाता था बेटा? एल्डोहेक्सोज। क्या कहलाता था? एल्डोहेक्सोज। क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा। जो फ्रक्टोज है वो प्रकाशिक सक्रिय होता है, प्रकाशिक सक्रिय। लेकिन बेटा ये प्रकाशिक सक्रिय होता है, मैंने बताया था प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के समतल ध्रुवित प्रकाश पीपीएल को दो दिशाओं में घुमाते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। जो फ्रक्टोज है वो प्रकाशिक सक्रिय तो है, लेकिन ये समतल ध्रुवित प्रकाश यानी पीपीएल को किधर घुमाता है? वामावर्त दिशा में। किधर? वामावर्त दिशा में घुमाता है, इसलिए इसको बोलते हैं लिगोज सर्कल। लिगोज सर्कल समझेगा। जबकि ग्लूकोज भी क्या होता है? प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय, और प्रकाशिक सक्रिय होने के साथ साथ ये पीपीएल को किधर घुमाता था? दक्षिण दिशा में। किधर? दक्षिण दिशा में। समझाएंगे बात? ये दक्षिण दिशा में घुमाता, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त, इसीलिए इसको क्या बोलते थे? डेक्स्ट्रोज। हैं? ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोज। सही में। चौथा पॉइंट, ये बेटा अपचायक होता है। अपचायक प्रवृत्ति की शर्करा होती है, और ये भी कैसे होती है? प्रकृति की अपचायक प्रवृत्ति की शर्करा होती है। क्लियर है बेटा? अगली बात, ग्लूकोज जो है ना बेटा, ग्लूकोज फ्रक्टोज भी म्यूटा रोटेशन दर्शाती है। म्यूटा रोटेशन, फ्रक्टोज बेटा जी म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, और ग्लूकोज को भी समझाएगा। ग्लूकोज भी म्यूटा रोटेशन दर्शाता है। अगली बात, छठा पॉइंट क्या है? फ्रक्टोज को कहते हैं बेटा हम फ्रूट शुगर, फल शर्करा। फलों में फ्रक्टोज, क्या है? फ्रक्टोज को कहते हैं फ्रूट शुगर, फल शर्करा। फलों में अधिकतर क्या पाई जाती है? फ्रक्टोज। ग्लूकोज को क्या कहते थे? ब्लड शुगर और ग्रेप शुगर। ग्रेप में ही क्या पाया जाता है? ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में। बाकी सारे फलों में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। तो फलों में फ्रक्टोज, तो फल शर्करा क्या कहलाएगी? फ्रक्टोज। अंतर किस बात का हुआ? एक तो इसका, और किस बात का अंतर बेटा? एक इसका और एक है इसका, बाकी में ये क्या हो गई? समानता। ठीक है, तो आप इनको ऐसे ही याद करोगे। तो अब ये जो मैंने इधर समझाया ना, वो क्या हो गए? फ्रक्टोज के गुण भी हो गए। वो क्या हो गए? सारे के सारे फ्रक्टोज के गुण। क्या क्या गुण है? मैं एक बार इनको डिटेल से आपको समझा देता हूं। अणुसूत्र C6H12O6, ये क्या है? एक कीटोहेक्सोज। क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज में कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? कीटोन। प्रकाशिक सक्रिय होता है, लेकिन ये समतल ध्रुवित प्रकाश को किधर घुमाता है? वामावर्त दिशा में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिगोज सर्कल। दूसरी बात, फ्रक्टोज प्रकृति में कैसा होता है बेटा जी? अपचायक, म्यूटा रोटेशन दर्शाता है, और इसे क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। क्या कहते हैं? फ्रूट शुगर। क्यों? क्योंकि ये अधिकतर फलों में पाई जाती है। एक और बात याद रखना, फ्रक्टोज का जो गलनांक है वो होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई इतना खास नहीं है। फ्रक्टोज का गलनांक होता है 102 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? तो ये बात होगी बेटा फ्रक्टोज के गुणों की। ये हमने फ्रक्टोज के भौतिक गुण भी समझ लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फ्रक्टोज के निर्माण। ग्लूकोज में मैंने आपको ग्लूकोज के भौतिक गुण बताए थे, फिर बताया था ग्लूकोज का निर्माण। अब पढ़ेंगे हम फ्रक्टोज का निर्माण। फ्रक्टोज का निर्माण देखो बेटा, ग्लूकोज का निर्माण हमने दो तरीके से किया था, एक तो सुक्रोज से और एक किया था हमने ग्लूकोज का निर्माण स्टार्च से। फ्रक्टोज की बात करें, फ्रक्टोज का निर्माण भी बेटा सुक्रोज से कर सकते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है बताओ, C12H22O11। ये C12H22O11 क्या है? सुक्रोज। ये सुक्रोज है बेटा। इस सुक्रोज का मैं करवा देता हूं जल अपघटन H2O, किसकी उपस्थिति में करवा देते? तनु H2SO4। यहाँ क्या लेंगे? डेल्टा, तो बनेगा C6
H12O6 ग्लूकोज प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज। आई बात समझ, अच्छे से समझ लो एक बार फिर से क्या है। देखो इधर ये सुक्रोज है। हम ऐसे कह सकते हैं कि सुक्रोज का जो जलीय विलयन है, सुक्रोज का जो जलीय विलयन है, इस जलीय विलयन को तनु अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर या तनु अम्ल के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। समझ आया मेरे बात? सुक्रोज के जल, सुक्रोज प्लस जल है ना, तो बोल दो सुक्रोज का जो जलीय विलयन, तो सुक्रोज के जलीय विलयन को तनु अम्ल के साथ गर्म करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण। क्या प्राप्त होगा? मिश्रण। अब मैंने आपको बताया था कि इस मिश्रण की विक्रिया किससे करवाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH2। किससे करवाते हैं बेटा? CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या होगा कि इस मिश्रण पर जैसे सुक्रोज का जल गठन कराओगे ना आप, है ना, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण मिलेगा, अलग अलग नहीं मिलेगा, मिश्रण मिलेगा। फिर हम क्या करते हैं, इस मिश्रण में डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ग्लूकोज के साथ क्रिया करके तो बनाएगा कैल्शियम ग्लूकोलेट, और जो कैल्शियम ग्लूकोलेट है, ग्लूकोसेट है, वो जल में घुल जाता है। वो जल में क्या होता है? घुल जाता है। तो वो तो जल में घुल करके घुलनशील विलयन बना लेगा। और जो फ्रक्टोज है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो फ्रक्टोज के साथ मिलकर के बनाता है कैल्शियम फ्रक्टोलेट। और जो कैल्शियम फ्रक्टोलेट या फ्रक्टोसेट है, वो जल में अघुलनशील होता है। कैसा होता है? अघुलनशील। तो अघुलनशील होने की वजह से वो घुलेगा नहीं, वो पेंडे में से कैसे जमा रह जाएगा, बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में, जिसे छान करके हम अलग कर लेंगे। इस प्रकार हम सुक्रोज से क्या प्राप्त कर लेते हैं बेटा जी? फ्रक्टोज। तो सुक्रोज से क्या क्या प्राप्त कर सकते हो? ग्लूकोज भी कर सकते हो और फ्रक्टोज भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे मिश्रण, इसके साथ इसके भी क्रिया कराओगे तो बनेगा कैल्शियम ग्लूकोसेट, जो जल में घुलनशील है। इसके साथ कराओगे तो बनेगा कैल्शियम फ्रक्टोसेट, जो जल में अघुलनशील होता है। इस प्रकार से दोनों को अलग कर लिया जाता है। तो ये बात समझ आ गई? क्या पढ़ा हमने? फ्रक्टोज का निर्माण, इसका निर्माण, फ्रक्टोज का निर्माण। अब हमने बेटा फ्रक्टोज बना भी लिया, तो अब बात करते हैं फ्रक्टोज की संरचना की। भाई ग्लूकोज का अपना तीसरा पॉइंट क्या था? फिर ग्लूकोज की संरचना पढ़ी थी, तो अब पढ़ते हैं फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की संरचना, ठीक है बेटा? चलो देखो इधर ग्लूकोज की संरचना तो मैंने आपको समझा दी थी, याद करनी है ग्लूकोज की संरचना। अब याद कर रहे हैं फ्रक्टोज की संरचना के बारे में। देखो इधर फ्रक्टोज में बेटा ऊपर ही ऊपर होगा CH2OH। फ्रक्टोज की संरचना में ऊपर ही ऊपर क्या होता है बेटा? CH2OH। फिर नीचे आता है C डबल बॉन्ड, क्या आएगा? C डबल बॉन्ड। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। क्लियर है? अब इसे दूसरे कार्बन के नीचे C डबल बॉन्ड के नीचे आता कार्बन, तीसरा कार्बन। आप बताओ बेटा तीसरे कार्बन की बात करें तो ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पर OH किधर था? बाईं तरफ। तो इसमें भी तीसरे कार्बन पर OH किधर रहेगा? बाईं तरफ, इधर है। फिर चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और लास्ट में आएगा छठा कार्बन। ऐसा होता है, ठीक है? फ्रक्टोज में ऊपर CH2OH, फिर आएगा C डबल बॉन्ड। तीसरे कार्बन पर ग्लूकोज में OH इधर होता था ना, इसमें भी OH इधर, H इधर। चौथे कार्बन में ग्लूकोज में OH इधर, इसमें भी इधर, H इधर। पांचवें कार्बन में ग्लूकोज इधर, इसमें भी इधर, H इधर। और लास्ट में क्या आएगा? CH2OH। तो ये किसकी संरचना होगी? फ्रक्टोज की। एक बात बताओ, इतनी देखो, ये इतनी जो संरचना है वो सेम है किसके? ग्लूकोज की। किसके समान है? ग्लूकोज के। बस फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में अंतर इतना ही होता है, दो कार्बन का। ग्लूकोज में क्या होता था? ऊपर ऊपर तो CH डबल बॉन्ड हो, फिर नीचे कार्बन पर OH इधर, H इधर, वो तो हो गया ग्लूकोज। फ्रक्टोज में नीचे भी CH2OH तो ऊपर भी CH2OH, और फिर आएगा C डबल बॉन्ड। बाकी ये जो इतनी संरचना है बेटा, ये वो किसके समान है? ग्लूकोज की। किसके समान है? ग्लूकोज के। तो ये किसकी संरचना हो गई बेटा जी? फ्रक्टोज की संरचना। फ्रक्टोज की बात करें तो इसकी संरचना की बात करें, आपसे पूछे कि बताओ फ्रक्टोज
उसकी विक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाओ। चलो मैं बता देता हूँ एक दो विक्रियाएं, वैसे दे तो नहीं रहती अपने को, लेकिन फिर भी हम सीख लेते हैं, उससे कोई टेंशन नहीं। देखो आसानी, फ्रक्टोज की जब संरचना पता लगाई थी ना, तब भी इसके लिए विक्रियाएं करवाई गई थी। क्या क्या विक्रिया होती है, मान लो फ्रक्टोज में पता लगाएंगे कौन सा क्रियात्मक समूह, तो अगर मैं इसके विक्रिया के साथ कराऊं NH2H हाइड्रोक्सिल एमीन, और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने पर ऑक्सीजन बन जाए, ऑक्सीजन बन जाए तो अपने को क्या पता चल जाएगा कि इसके पास कार्बोनिल समूह है। भाई किसी यौगिक के विक्रिया इसके साथ कराने पर, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराने पर ऑक्सीजन बनना किस बात को बताता कि उस पदार्थ में, उस यौगिक में कार्बोनिल समूह है। तो जब मैंने फ्रक्टोज के विक्रिया से कराने तो ऑक्सीजन बना, कैसे, C डबल बॉन्ड हुआ ना, इसका ऑक्सीजन इसके बाहर H2O बाहर, और बचा हुआ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जाकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो ऐसे N और OH बन गया ऑक्सीजन। इस बात को बता रहा है कि कार्बोनिल समूह है, ठीक है। दूसरी बात, अब कार्बोनिल समूह का पता चल गया, अब पता लगाना है कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन। तो मैंने इसके विक्रिया कराई तो लेना विक्रमक Ag2O, और जब Ag2O के साथ करवाई तो सिल्वर का जो रजत दर्पण था ना, रजत दर्पण, वो अपने को नहीं मिला, और नहीं मिला तो इसका मतलब इसके पास तो क्या है, कीटोन, क्योंकि टोलेन अभिकर्मक कीटोन के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं, कीटोन का ऑक्सीकरण वो करता ही नहीं, तो यहाँ रजत दर्पण प्राप्त नहीं हुआ, और प्राप्त नहीं होना इस बात को बताता है कि फ्रक्टोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह नहीं है। कौन सा है, कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित है। क्लियर है बेटा, तो ये एक दो विक्रियाएं हैं वो अपने से पूरी नहीं जाएगी, ठीक है, नहीं दे रहे। तो फ्रक्टोज की संरचना की भी बात कर ली, अब बात करते हैं बेटा फ्रक्टोज की जो है चक्रीय संरचना। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, देखो बेटा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना के बारे में हमने बात की थी, और मैंने आपको समझाया था कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कैसे बनती है, क्या कहलाती है, किसके साथ समानता दर्शाती है, फिर कौन कौन से समावेशी किस किस प्रकार बनते हैं, आपस में क्या कहलाते हैं, वो कार्बन क्या कहलाता है, आवर्त संरचना, ये सारी बातें हमने की थी। किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। अब वो सारी की सारी बातें करेंगे हम बेटा फ्रक्टोज के बारे में, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे अब फ्रक्टोज के बारे में। अगर हमने ग्लूकोज पर इतना ध्यान नहीं दिया तो आप फ्रक्टोज को अच्छे से समझ लो। फ्रक्टोज को अगर अच्छे से समझ गए तो ग्लूकोज को आसानी से समझ में आ जाएगा, ग्लूकोज समझ गए तो फ्रक्टोज को और भी आसानी से अपने समझ में आ जाएगा। तो फिर से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फ्रक्टोज की जो चक्रीय संरचना मैं आपको समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, ठीक है। इसको समझने से फिर आप वापस से ग्लूकोज की संरचना के बारे में समझने की कोशिश करना, इजीली समझ में आ जाएगा। दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। देखो क्या है, फ्रक्टोज की संरचना बना लेते हैं। ये फ्रक्टोज हो गया CH2OH, फिर नीचे आता है C डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड, फिर HOH, फिर OH और H, फिर OH और H, और लास्ट में आएगा बेटा CH2OH। ये हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में ये मुख्य क्रियात्मक समूह कीटोन, और कीटोन के कार्बन को एक नंबर नहीं देते। नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे कि कीटोन वाला कार्बन जो है उसको कम से कम प्राप्त हो। तो अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ये हो गया 1 कार्बन, और ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6, और इधर से करते बेटा तो 1 2 3 4 और 5 होगा। तो इसीलिए मेरे को फ्रक्टोज में नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी ऊपर से, ताकि इस कार्बन को कम अंक प्राप्त हो सके। तो मैंने इधर से कर लिया, तो ये दूसरे कार्बन पर आ गया C डबल बॉन्ड। अब सुनो, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे स्टेरिक की तरह, पहिए की तरह, टायर की तरह गोल होती है। फ्रक्टोज की भी ऐसी होती है। फ्रक्टोज की जो संरचना ना वो भी कुछ गोलाकार सी ही होती है। अब गोलाकार होने की वजह से देखो क्या होगा, ये पहला कार्बन CH2OH, ये मान लो CH2OH है, या ऐसे मान लो ये C डबल बॉन्ड, इसको छोड़ो, ये C डबल बॉन्ड हो रहा है, इस C डबल बॉन्ड को ऊपर यहाँ
ये जो O माइनस है वो जुड़ जाएगा इस प्लस से। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH2OH, फिर से डबल बॉन्ड में से एक, ये वाला बंद तो टूट ही गया, एक ही तो बचा, तो ये बंद और ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन से कौन आकर के जुड़ जाएगा, H प्लस, तो बन गया OH। ठीक है, फिर इधर देखो C पर क्या है HOH, फिर OH H, फिर इस पर क्या है CH2OH, ऐसे कैसे। अब इस कार्बन पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बंध बनाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ OH, और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो इन दोनों कार्बनों के बीच में जुड़ जाएगा। समझ आई बात, ये H तो चला गया यहाँ, तो बन गया OH, ये OH है, और ये जो ऑक्सीजन है वो जाकर के किससे बंध बनाएगा, इस कार्बन से। देखो ये ऑक्सीजन जाकर के इस कार्बन से बंध बना रहा, और एक चक्रीय वलय बन गई, और इस वलय को कहते हैं बेटा हम हेमीकीटल। एक हेमीकीटल जो है चक्रीय वलय, एक चक्रीय वलय का निर्माण होता है जिसे हेमीकीटल कहते हैं। अभी सुनो, ग्लूकोज में जो चक्रीय वलय थी उसका क्या नाम था, हेमीएसिटल। उसको एसिटल इसलिए बोला क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है, और इसमें कौन से वलय बनेगी, हेमीकीटल, और इसको हेमीकीटल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कीटोन मुख्य क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है बेटा।